हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज का इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मनोविज्ञान पाठ 2 आत्म और व्यक्तित्व के बारे में आज बताऊंगा। मैं हमारा जो मनोविज्ञान का दूसरा पाठ है उसका नाम ही आत्म और व्यक्तित्व है। आप लोग अगर भारती भवन का किताब देखिएगा तो उसमें आत्म के जगह पर स्व दिया गया है। स्व और व्यक्तित्व या स्व तथा व्यक्तित्व दिया गया है। इसको इंग्लिश में हम लोग जो है सेल्फ और पर्सनालिटी बोलते हैं। तो हम लोग दूसरा चैप्टर में सेल्फ और पर्सनालिटी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा बिना वीडियो स्किप किए हुए, क्योंकि जब इस पार्ट का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो इसी से जुड़े हुए रहेंगे। तो इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा जो पाठ का नाम है उसी से रिलेटेड है। पाठ का नाम आत्म तथा व्यक्तित्व है और आज हम लोग जो है जानेंगे किसको, आत्म और व्यक्तित्व को ही जानेंगे। आत्म मतलब होता है सेल्फ और व्यक्तित्व मतलब होता है पर्सनालिटी। तो हम लोग पहले सेल्फ यानी स्व के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा कि सेल्फ को हम लोग जो है हिंदी में स्व भी बोलते हैं या आत्म भी बोलते हैं, और व्यक्तित्व जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्सनालिटी बोलते हैं। तो इसी को आज हम लोग को अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्व क्या होता है या सेल्फ हम लोग किसे कहते हैं। स्व जो है आप लोग साधारण भाषा में ऐसे समझिएगा कि जो स्व होता है जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म होने के जस्ट 2 वर्ष बाद, यानी बच्चा जब जन्म लिया और वो 2 वर्ष का हो जाता है तो 2 वर्ष के बाद से उसमें क्या होता है, सेल्फ का विकास होता है, यानी स्व का विकास बच्चे में देखा जाता है। ठीक, 2 वर्ष से जब वो ऊपर का होते जाता है 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, तो उसमें धीरे धीरे जो स्व का विकास होते जाता है और उसमें वो क्या करता है कि सबसे पहले खुद के बारे में जानता है, यानी मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, ठीक, मेरा परिवार क्या है। फिर उसके बाद जो है हम के बारे में उसमें विकास होता है। तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा कि स्व का विकास 2 वर्ष की अवस्था में होता है। ठीक, और वह निरंतर जो है उसमें परिवर्तन होते रहता है और विकास होते रहता है। ये नहीं है कि एक बार विकास हो गया स्व का तो उसमें दोबारा विकास नहीं होगा, उसमें परिवर्तन और विकास होते रहता है। आप लोग देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे कि लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना क्या होता है, स्व होता है। सबका एक अपना अपना सेल्फ होगा, कोई एक व्यक्ति का सेल्फ नहीं होता है, वो सभी लोगों का अपना अपना स्व होता है। और जो स्व है और व्यक्तित्व ये दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। स्व को कहा गया है कि स्व अर्जित होता है, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अर्जित मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक, और यानी ये हमको मिलता है, प्राप्त करते हैं। और यह व्यक्ति के अपने बारे में विश्वासों, अनुभव, भावों का एक संगठित संग्रह है। यह मानसिक चित्र विकसित करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्व कहते हैं। तो स्व को क्या याद रखना है, तो स्व को हमको याद रखना है कि यह 2 वर्ष की अवस्था में शुरू होता है बच्चे में, और यह जो है व्यक्ति का अपने बारे में जो विश्वास हो गया, अनुभव हो गए और जो इमोशन हो गया उसको संगठित संग्रह करना या एकत्रित करना या मानसिक चित्र को विकसित करना ही हमारा क्या होता है, स्व कहलाता है। ठीक, स्व से जुड़ी हुई कुछ और बातों को हम लोग देखेंगे। वो क्या है, तो कहा जा रहा है कि मनुष्य स्व लेकर जन्म नहीं लेता है। यानी ये याद रखना है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर स्व नहीं रहता है। जन्म लेने के बाद हमारे अंदर क्या होता है, स्व का विकास होता है। वो भी कब होता है, तो कहा जा रहा है कि लगभग 2 साल की आयु में स्व का विकास शुरू होता है और आजीवन जो इसमें निरंतर विकास एवं परिवर्तन होता रहता है। ठीक, इसी तरह कहा जा रहा है कि स्व का निर्माण समाजीकरण की प्रक्रिया से बहुत हद तक प्रभावित होता है और स्व का संबंध में मेरा एवं अपना से यह संबंधित है। यानी जो स्व का विकास है वो 2 वर्ष की आयु में होता है। ठीक, हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर स्व नहीं रहता है, स्व लेके जन्म हम नहीं लेते हैं। स्व का निर्माण जो है समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो होता है और इसमें हम जो है सबसे पहले मेरा यानी मैं का और फिर अपना या हम का जो है विकास इसमें होता है। ठीक, तो ये जो है स्व के बारे में छोटा सा परिचय था कि स्व किसे कहते हैं और स्व का मतलब कि विकास जो है कब और कैसे होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्व जो है हमारा, इसमें क्या बताया गया है कि स्व के 2 पक्ष बताए गए। 2 पक्ष मीन्स जो है एक होता है ज्ञाता और दूसरा होता है ज्ञेय। आप लोग पढ़िएगा तो बताया गया कि स्व के 2 पक्ष हैं। ठीक, एक ज्ञाता है और दूसरा ज्ञेय है। हालांकि ये जो स्व के रियलिटी वाले पक्ष नहीं है, जैसे हम लोग स्व के पक्ष पढ़ेंगे
तो उसमें बताया गया कि स्व के 7 पक्ष होते हैं, लेकिन ये जो ज्ञाता और ज्ञेय है इसको भी स्व के पक्ष बताए गए हैं कि जो 2 प्रकार के हैं। पहला जो ज्ञाता पक्ष है और दूसरा ज्ञेय पक्ष है। ज्ञाता मतलब होता है देखने वाला, ठीक, और ज्ञेय मतलब होता है जानने वाला। आप लोग देख रहे होंगे कि ज्ञाता मतलब हमने बताया क्या है या लिखा क्या है कि देखने वाला, और ज्ञेय पक्ष मतलब बताया मैंने कि जानने वाला होता है। तो ज्ञाता किसे कहते हैं, तो इसमें बताया गया कि जब मनुष्य अपने बारे में देखता और सोचता है तो उसे जो है स्व का ज्ञाता पक्ष कहा गया है। और ज्ञेय में ये बताया गया कि जब व्यक्ति अपने स्व को एक वस्तु के रूप में देखता और समझता है तो उसे ज्ञेय कहा गया है। तो कैसे याद रखना है, देखने वाला किसको कहा जाएगा, ज्ञाता को। तो ज्ञाता में ये बताया गया कि जब मनुष्य अपने बारे में खुद को देखता है, सोचता है, ठीक, अपने बारे में, तो उसको हम लोग ज्ञाता पक्ष कहेंगे। आगे में हो जाएगा जानने वाला। तो जानने वाला मतलब इसमें यह बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति है अपने स्व को किसी दूसरे वस्तु से तुलना करता है, यानी दूसरे वस्तु के रूप में उसको देखता और समझता या जानता है, तो हमारा वो ज्ञेय कहलाता है। ठीक, ज्ञेय को ही क्या बताया गया, इसको हम लोग अनुभवपरक स्व के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। इसी तरह आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे स्व के प्रकार को। स्व के प्रकार यानी स्व के कितने प्रकार हैं। तो स्व के याद रखना है आप लोगों को कि स्व 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, स्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का। पहला कौन सा है, तो पहला हमारा जो वर्तमान स्व है जिसको प्रेजेंट सेल्फ कहेंगे। प्रेजेंट मतलब क्या होता है कि वर्तमान में, यानी इसमें बताया गया है कि व्यक्ति जो वर्तमान समय में जो चीज़ों को सोचता है या जिन चीज़ों को जानता है या अनुभव करता है वही हमारा क्या है, वर्तमान स्व कहलाता है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि यह उसे कहते हैं कि व्यक्ति वर्तमान समय में किस रूप में सोचता है या जानता है या अनुभव करता है। इसे अनुभवपरक स्व भी कहा जाता है या इसी को वर्तमान स्व भी कहते हैं। तो याद रखना है कि वर्तमान स्व क्या होता है कि जब व्यक्ति वर्तमान समय में किसी चीज़ को सोचता है या जानता है या अनुभव करता है तो यही हमारा जो वर्तमान स्व कहलाता है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे स्व के दूसरे प्रकार का, तो दूसरा हमारा क्या, संभावित स्व है। संभावित मतलब होता है जिस चीज़ की संभावना हो। संभावित में बताया गया है कि इसे जो है प्रत्यक्षीकृत स्व भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो प्रत्यक्षीकृत स्व के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका संबंध क्या होता है कि व्यक्ति के साथ सोच से है कि वह कैसा बन सकता है या कैसा बनना चाहता है। अपने स्व के उत्थान के लिए वह एक मानसिक चित्र बनाता है। मतलब संभावित स्व में ये कहा गया है कि संभावना हो किस चीज़ की कि व्यक्ति कैसा बने, ठीक, वो कैसा बन सकता है, उस चीज़ की वो संभावना व्यक्त कर रहा है या सोच रहा है। तो उस चीज़ को सोचना या संभावना व्यक्त करना उसको क्या कहा गया, संभावित स्व कहा गया है, यानी पॉसिबल सेल्फ। दूसरा जो हमारा स्व का प्रकार है तीसरा, वो है आदर्श स्व है। आदर्श स्व क्या होता है, तो इसमें बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ आदर्श प्राप्त करने की लालसा या आकांक्षा रखता है। इसे ही क्या कहा जाता है, आदर्श स्व कहा जाता है। आदर्श मतलब क्या होता है, आइडियल। तो आइडियल मतलब कि हम किसी चीज़ की क्या करते हैं, आकांक्षा या प्रेरणा लेते हैं, प्रेरणा रखते हैं कि नहीं हमको ये बनना है, ये करना है अपने जीवन में। सभी लोग का अपना अपना क्या होता है कि कुछ आइडियल होता है या आदर्श होता है। तो उसी को प्राप्त करने की लालसा करना ही हमारा क्या कहलाता है, आदर्श स्व कहा गया है। जैसे मान लो कि हमारा ही कुछ लक्ष्य है, कुछ आदर्श है, अब उसको हमको प्राप्त करना है, तो प्राप्त करने की जो आकांक्षा या लालसा रखे हैं इसी को क्या कहा गया है, आदर्श स्व बताया गया है। तो स्व कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन, तो एक वर्तमान स्व, दूसरा संभावित स्व और तीसरा आदर्श स्व। वर्तमान समय में क्या बताया गया कि जब व्यक्ति जो वर्तमान समय में जिन चीज़ों को सोचता है या करता है या जानता है तो उसी को वर्तमान स्व कहा गया है। संभावित स्व में बताया गया कि व्यक्ति जो है जब मतलब कि किसी चीज़ की संभावना रखे कि मतलब मैं कैसा बनना चाहता हूँ, मैं मतलब कि क्या बनूँ, तो इस चीज़ की अगर संभावना रख रहा है तो उसको संभावित स्व कहा गया है। और आदर्श स्व में बताया गया है कि बच्चा जो है मतलब जो प्रत्येक व्यक्ति है अपने जीवन में कुछ ना कुछ आदर्श रखता है और उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए जो लालसा या आकांक्षा रखता है वही हमारा आदर्श स्व कहलाता है। तो ये हमारा स्व के प्रकार था। अब इसी तरह आगे हम लोग जब चलेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, स्व के पक्ष को देखेंगे। स्व के पक्ष को, अब स्व के पक्ष क्या है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखेंगे हम लोग स्व के पक्ष को। तो स्व के पक्ष के बारे में कहा गया है कि स्व का निर्माण, विकास एवं परिवर्तन कैसे और कितना होता है, इसको ठीक से समझने के लिए हमको स्व के निम्नलिखित 7 पक्षों को समझना होगा। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि स्व के कितने पक्ष होते हैं, 7 पक्ष होते हैं। ठीक, और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चे में या व्यक्ति में स्व का विकास कितना हुआ है, स्व में परिवर्तन होता है कि नहीं होगा या कैसे होगा,
कितना होता है, तो इसको जानने के लिए हमें इन 7 पक्षों का जानना जरूरी है। ठीक, तो 7 में पहला नंबर पक्ष कौन सा है स्व का, तो वो हमारा है पहला नंबर आत्मगौरव, जिसको क्या करते हैं, तो इसको हम लोग आत्मगौरव को सेल्फ स्टीम बोलते हैं। स्टीम, सेल्फ स्टीम, ये क्या होता है, इसमें बताया गया कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपने स्व को कितना महत्व देता है, इसे हम आत्मगौरव की संज्ञा देते हैं। कुछ व्यक्ति का आत्मगौरव उच्च होता है, जिसके कारण वो एक सक्रिय, आशावादी एवं सफल इंसान होता है, उनका आत्मविश्वास अधिक होता है। लेकिन दूसरी ओर जिस व्यक्ति का आत्मगौरव निम्न होता है, वे अपने जीवन में हताश का अनुभव करते हैं और वे सदा अवसादग्रस्त भी रहते हैं, उनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। मतलब आत्मगौरव में ये कहा गया कि इसको आत्मगौरव को बताया गया है कि व्यक्ति के स्व को महत्व देने से, कि व्यक्ति जितना जो अपने स्व को महत्व देता है, ठीक, जितना मतलब कि इम्पोर्टेंस देगा, तो जितना इम्पोर्टेंस देगा तो वो आत्मगौरव के रूप में कहा जाता है। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं कि अपने सेल्फ को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक, तो ज़्यादा महत्व देते हैं तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि अपने किसी भी कार्य में सफल होते हैं, सफल इंसान बनते हैं। लेकिन अगर हम सेल्फ को, अपने आत्मा को जो ज़्यादा अगर महत्व नहीं देंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो व्यक्ति का जो मतलब कि आत्मगौरव होता है वो क्या होता है कि निम्न प्रकार से होता है। तो व्यक्ति सेल्फ के बारे में खुद से ना सोच करके, ना मान करके खुद के बारे में दूसरों को सोचता है, दूसरे के मतलब कि कार्यों को अपनाता है, जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो करते हैं, तो वो क्या करता है, हताश का अनुभव करता है। तो इंसान को चाहिए कि मतलब कि खुद के सेल्फ का जो इम्पोर्टेंस समझे, मतलब खुद का जो है मतलब महत्व दे, दूसरे से मतलब कि उसको महत्व मतलब ना दे, ऐसा व्यक्ति में होना चाहिए। तो आत्मगौरव में बताया गया कि व्यक्ति को चाहिए कि खुद के स्व को वो इम्पोर्टेंस दे और खुद के स्व से ही वो आगे बढ़े। इस चीज में वही बताया कि जो व्यक्ति खुद के स्व को इम्पोर्टेंस देगा, वो अपने किसी भी प्रकार के जीवन के कार्यों में असफल नहीं होगा, वो सफल ही होगा। लेकिन जो नहीं देगा वो क्या होगा, अपने जीवन में हताश का ही अनुभव करेगा और डिप्रेशन का शिकार होगा। अवसादग्रस्त मतलब होता है डिप्रेशन, तो डिप्रेशन में जाएगा। तो इसीलिए इंसान को चाहिए आत्मगौरव बनना, यानी अपने जो स्व को इम्पोर्टेंस देना। ठीक, दूसरा अगर हम स्व के पक्ष को देखेंगे, दूसरा स्व का पक्ष है वो क्या है, वो आत्म पहचान है, जिसको हम लोग सेल्फ आइडेंटिटी बोलेंगे, सेल्फ आइडेंटिटी या आत्म पहचान। ठीक, आत्म को मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, इसको हम लोग स्व बोलते हैं। तो आत्म पहचान में ये कहा गया है कि इसको अस्मिता बोध की संज्ञा भी दी गई है। व्यक्ति अपने और दूसरे लोगों में या वस्तु में अंतर का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, तो यह उनके आत्म पहचान बनने का एक आधार होता है। इसमें मतलब ये बताया गया है आत्म पहचान में कि व्यक्ति क्या करता है कि दूसरे लोगों से, ठीक, खुद की क्या करता है कि अंतर करता है, यानी तुलना करता है कि मतलब कि हमारा आत्म मतलब सेल्फ जो है कैसा है, यानी वो अपना सेल्फ पहचान करने के लिए दूसरे लोगों से या दूसरे वस्तु से क्या करता है, अंतर करता है। ठीक, तीसरा अगर हम देखेंगे स्व के पक्ष को, तो वह है स्व दक्षता है। ये क्या है, तो इसमें बताया गया कि इसका संबंध व्यक्ति की कार्य कुशलता के बारे में आत्म मूल्यांकन से है। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी क्रियाओं पर वांछित प्रभाव उत्पन्न करने की कोशिश करता है। वह यह विश्वास करता है कि वह ऐसा करने में निपुण है। ठीक ना, यानी स्वदक्षता में बताया गया है कि इसमें व्यक्ति जो है अपने कार्य कुशलता के बारे में जो आत्म मूल्यांकन करता है। चौथा नंबर अगर हम देखेंगे, चौथा नंबर जो हमारा स्व का पक्ष है वो है स्वचेतना। स्वचेतना क्या बताया गया है, तो इसमें कहा गया कि जब व्यक्ति स्वयं के बारे में चेतन रूप से सजग रहता है तो उसे हम स्वचेतना के नाम से पुकारते हैं। ठीक, जब व्यक्ति अपने बारे में सचेत रहता है तो वह अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करने में सफल होता है, तो इसे आत्म केंद्रित की अवस्था भी कहा जाता है। यानी स्वचेतना में ये बताया गया है, चेतन मतलब होता है समझ, तो कहा गया कि व्यक्ति अगर जितना स्व के बारे में अपना समझ रखता है, ठीक, वो क्या करता है कि खुद सचेत होकर के, ठीक, वो क्या करता है कि कोई भी काम को पूरा करता है या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो यही हमारा जो स्व चेतना होता है। पांचवा नंबर अगर हम स्व के पक्ष को देखेंगे तो वह आत्मनिगरानी है। आत्मनिगरानी क्या कह रहा है, आत्म मतलब होता है सेल्फ और निगरानी मतलब देखरेख करना, यानी इसमें जो खुद की सेल्फ की जो है देखरेख करना या जांच पड़ताल करना, उसके बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया कि जब व्यक्ति अपने स्व की जांच पड़ताल करता है या निगरानी करता है तो इसी को क्या कहा गया है, आत्म निगरानी कहा गया है। तो इसमें बताया गया कि अगर कोई मतलब कि व्यक्ति अगर उच्च आत्म निगरानी करता है
तो वह अपने बाह्य वातावरण से जो है प्राप्त संकेतों के आधार पर अपने व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन लाने में सक्षम होता है और अपने व्यवहार को एक सही दिशा निर्देश दे पाने में सफल होता है। तो यानी आत्मनिगरानी बताया गया कि अगर जो व्यक्ति आत्मनिगरानी को अपने मतलब कि उच्च जो है मान रहा है, यानी ज़्यादा वो मतलब कि जांच पड़ताल कर रहा है व्यक्ति, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि अपने बाह्य वातावरण में जितने भी प्रकार के मतलब कि परिवर्तन हो रहे हैं या जिस उसके जो भी व्यवहार है उसमें क्या करता है, परिवर्तन लाने में वो सक्षम होता है और एक व्यवहार को अपना सही दिशा निर्देश दे पाता है, दे पाने में सफल भी होता है। तो वो किस पे निर्भर है, तो उसके आत्मनिगरानी पर, खुद के स्व का ज़्यादा जांच पड़ताल करने पर है। तो उसी को हम लोग जो है आत्मनिगरानी कहा गया है। इसके बाद हम लोग 6 नंबर जो है अपना देखेंगे स्व के प्रकार को, तो वो है आत्म प्रकटन है। आत्म प्रकटन में ये बताया गया है कि इसका संबंध स्व के कार्य प्रणाली से है। कुछ लोग जो है दूसरे लोगों के साथ संबंध या अंतःक्रिया बेझिझक करते हैं और ऐसा करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता है। मतलब ये कहा गया है आत्म प्रकटन में कि कुछ लोग क्या करते हैं कि दूसरे लोगों के साथ जो है ना संबंध बनाते हैं। संबंध मीन्स जैसे मान लो कि हम हैं किसी दूसरे से मतलब कि बातचीत किए, अपने बारे में उसको बताएं, यानी उसमें क्या करें कि अपने सेल्फ स्व के बारे में जो अपने बेझिझक जो अपने बारे में उसको दूसरे को बता रहे, दूसरा भी बिना हिचकिचाहट के हमको बताता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि क्या करते हैं कि अपने बारे में दूसरे को नहीं बताते हैं, वो डरते हैं, घबराते हैं, ठीक ना। तो उस तरीके के दोनों तरीके के लोग होते हैं, यानी एक आत्म प्रकटन खुद के बारे में बताने वाले, एक को छुपाने वाले भी। तो आत्म प्रकटन में यही बताया गया कि आत्म प्रकटन जो है ये क्या होता है, कार्य प्रणाली से संबंधित है। इसमें कुछ लोग जो दूसरे लोगों से संबंध बनाते हैं और फिर ऐसा जो है करने में उन्हें जो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति में क्या होता है कि आत्म प्रकटन की क्षमता उच्च होती है, तो ऐसे लोग जो अपने विचारों को, संवेगों को, व्यवहारों को दूसरे लोगों को समक्ष जो बिना हिचकिचाहट के प्रकट करते हैं। लेकिन दूसरी ओर क्या होता है कि आत्म प्रकटन की क्षमता निम्न होती है। इसमें क्या करते हैं कि लोग संकोची होते हैं, संकोच स्वभाव के, कुछ सोचते हैं कि जा अगर हम किसी को अपने बारे में बता दिए तो लो दूसरा को हल्ला मत कर दे, तीसरे को कुछ कह ना दे। तो ऐसा हम लोग सोच करके दूसरे को अपने बारे में नहीं बताते हैं। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, आत्म प्रकटन की क्षमता निम्न होती है। लेकिन जिनमें उच्च होती है तो वो बेझिझक अपने विचारों को, अपने इमोशन को, अपने व्यवहार को दूसरे से साझा करते हैं। तो यही होता है आत्म प्रकटन। एक में क्या होता है कि लोग जो है अपने सेल्फ को प्रकट नहीं करते किसी दूसरे से, आप कुछ लोग होते हैं कि अपने बारे में किसी दूसरे को बताते हैं, ठीक। और आगे ये भी कहा जा रहा है कि और अन्य लोगों के समक्ष अपने विचारों, संवेगों, मनोभावों एवं व्यवहार को मुक्त भाव से प्रकट नहीं कर पाते हैं। कैसे लोग, तो जो आत्म प्रकटन की क्षमता जिनमें कम होती है या निम्न होती है, तो ऐसे लोग अपने इमोशन को, अपने विचार को दूसरे तक वो प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो यही हमारा जो आत्म प्रकटन था। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्व के जो 7वां पक्ष है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्म प्रस्तुतिकरण कहते हैं। इसमें बताया गया है कि इसका संबंध दूसरे लोगों को मदद करना, उनके साथ संबंध बनाना एवं सकारात्मक प्रस्तुतिकरण की विधि से है। आत्म प्रकटन में ये कहा कि दूसरे लोगों को अपने बारे में बताएंगे, लेकिन आत्म प्रस्तुतिकरण में ये कहा कि इसमें दूसरे लोगों की हम क्या करेंगे, मदद करेंगे, उसके साथ संबंध बनाएंगे सकारात्मक रूप से, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, आत्म प्रस्तुतिकरण कहलाता है। तो ये हमारा जो स्व के 7 पक्ष थे। आप लोग जो है इन 7 पक्ष के नाम को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इन 7 पक्ष के नाम जो है मतलब पूछ दिए जाते हैं। जैसे दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से स्व के पक्ष कौन से हैं, अब 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। उन 4 ऑप्शन में या तो ये भी हो सकता है कि एक ही को स्व के पक्ष का नाम दिया हो, 3 जो अलग अलग हो, या कभी कभी क्या होता है कि 3 जो है स्व के पक्ष हो और एक दे दे इनमें से सभी। तो अगर मान लीजिए आपको मालूम रहेगा तभी तो आप बता पाइएगा कि हाँ ऊपर के जो 3 ऑप्शन है वो मतलब कि स्व के पक्ष हैं। और नहीं मालूम रहेगा तो फिर हम कंफ्यूज होंगे कि देखेंगे पहला सही है कि दूसरा सही है कि चौथा सही होगा, अब इसी में हम कंफ्यूज रहेंगे। तो इसलिए आप लोग जो काम कीजिएगा कि स्व के 7 पक्ष का नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद जब हम लोग स्व पढ़ लिए, स्व के प्रकार और स्व के पक्ष को हम लोग देख लिए, तो इसके बाद अब बारी आता है कि स्व को हम लोग नियंत्रित कैसे करेंगे। ठीक, स्व को नियंत्रित कैसे करेंगे। हालांकि स्व जो है आप लोग याद रखिएगा कि स्व का विकास जो है 2 वर्ष की अवस्था में होता है। इसमें निरंतर विकास और परिवर्तन होते रहता है। ठीक, और जब हम बड़े होते हैं तो उसमें भी हमारा जो स्व का विकास होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। ऐसा नहीं है कि 2 वर्ष में स्व का विकास हो गया तो फिर उसके बाद स्व का विकास नहीं होता है।
तो स्व का विकास जो निरंतर होते रहता है जब हम बड़े होते हैं तो इसमें विकास परिवर्तन होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि स्व को हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, ठीक, या हमें मतलब कि समस्या आती है। तो स्व को नियंत्रित करने के लिए 4 विधियों को हमको जानना जरूरी है, ठीक। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्व नियमन या नियंत्रण की विधियां। स्व नियमन मतलब ही क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो स्व नियंत्रण की विधियों में ये बताया गया है कि आत्म नियमन या नियंत्रण करना व्यक्ति के लिए क्या है, अति आवश्यक है, ठीक। ऐसा करना वह अपने जीवन में कई तरीकों से सीखता है। तो पहला नंबर तरीका क्या है कि अपने व्यवहार का प्रेक्षण या स्वयं निरीक्षण करना। यानी पहला नंबर हमको स्व नियंत्रण का तकनीक बताया जा रहा है कि खुद को जांचना, खुद का निरीक्षण करना। वो कैसे करेंगे, तो इसमें बताया गया कि इस विधि से व्यक्ति जो अपने व्यवहारों का प्रेक्षण या आत्मनिरीक्षण करता है, वो अपने व्यवहारों के लिखित ढंग से जो है आवश्यक जानकारी एकत्र करता है और उसे एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर उसका विश्लेषण करता है। दूसरी शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि इस विधि से व्यक्ति अपने स्व के बारे में आवश्यक ज्ञान या जानकारी को संगठित करता है। वह अपने स्व से संबंधित महत्वपूर्ण पक्षों में यथोचित परिवर्तन या परिमार्जन करने और उसको सुक्त बनाने का प्रयास करता है, सशक्त बनाने का जो है प्रयास वो करता है। यानी इसमें कहा गया है जो व्यक्ति है स्वयं निरीक्षण या अपने व्यवहार का परीक्षण करना। तो इसमें यह बताया गया कि यह जो विधि है इसमें व्यक्ति क्या करता है कि अपने व्यवहार का एक लिखित जानकारी जो एकत्र करता है। जैसे हम हो गए, हमारे जो बिहेवियर है, हमारे जो मतलब कि कार्य है जिस तरीके के, या हमारा जो सेल्फ किस तरीके का है, उसका हम क्या करेंगे, लिखित जानकारी एकत्रित करेंगे, ठीक। जब लिखित जानकारी एकत्रित कर लेंगे तो उसका जो हम क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषित करने का कोशिश करेंगे। अगर कहा जा सकता है इसमें कि अगर हमारा स्व जो है उसके बारे में अगर हम पूर्ण रूप से जानकारी ले लिए तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा स्व में क्या चीज़ में प्रॉब्लम है, कैसा स्व जो है हमारा मतलब खराब है, ठीक, किस कौन हमारे लिए मतलब बेहतर नहीं है कार्य। तो उसको हम क्या करेंगे, परिवर्तन करने का कोशिश करेंगे और फिर उसको हम जो है अपने स्व को सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे। यानी इसमें यही बताया गया कि कोई भी अगर इंसान है, उसका सेल्फ है, उसका आत्म है, तो उसको वो क्या करेगा व्यक्ति कि अपने बिहेवियर को जो उसके प्रति मतलब कि सही बनाने के लिए, सही दिशा निर्देश देने के लिए व्यक्ति क्या करता है, स्व के बारे में पहले अच्छे से जानता है, अपने बारे में अच्छे से जानता है और फिर अगर कहीं गलतियां हो तो उसको परिवर्तित करने का कोशिश करता है, ठीक। दूसरा, अगर हम स्व के जो है देखेंगे नियंत्रण की विधियों को, तो दूसरा हमारा जो है वो क्या है, उत्तेजना नियंत्रण है। दूसरा हमारा जो स्व का विधि है वो क्या है, उत्तेजना नियंत्रण है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तेजना नियंत्रण कहेंगे। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति के वातावरण में अनेक उत्तेजना जो है, उत्तेजना वर्तमान रहती है। यहाँ पर जो है मिस्टेक हो गया है, इसलिए आप लोग जो याद रखिएगा। कहा गया कि व्यक्ति के वातावरण में अनेक उत्तेजना जो है वर्तमान में रहती है। इनमें से कुछ के प्रति उसे व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती है या उनके प्रति व्यवहार करना उचित नहीं है। इस विधि के द्वारा व्यक्ति इन उत्तेजनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इसके विपरीत कुछ ऐसी उत्तेजनाएं रहती है जिसके प्रति उसे व्यवहार करना आवश्यक है। इस विधि के द्वारा व्यक्ति यह सीख जाता है कि वातावरण में उपस्थित किन उत्तेजनाओं के प्रति उसे व्यवहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब उत्तेजना नियंत्रण में यही बताया गया है। उत्तेजना मतलब होता है उकसाना या उभारना, ठीक। जैसे हमारे मतलब कि स्व में क्या होता है कि कुछ ऐसे ऐसी चीज़ों को हम लोग देख करके जो है ना ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, या मतलब कि हमारा जो है मन में जो उकसाना या उभारने जैसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें हमको क्या कहा गया कि उत्तेजना को हमें नियंत्रित करने का बताया गया कि हम अगर इस विधि का उपयोग करेंगे तो हमारे अंदर जो भी उत्तेजनाएं प्रकट हो रही है जिस भी प्रकार की, ठीक, तो उसमें हम क्या करेंगे, उत्तेजनाओं को कंट्रोल करेंगे। हम उसी वातावरण में उपस्थित होंगे कि जिन मन में मतलब कि हमारे उत्तेजनाओं को कंट्रोल किया जाएगा, या हमारा व्यवहार जब मतलब कि जो व्यवहार में परिवर्तन लाना है या जिस तरीके की विधि है या जैसा मतलब कि वातावरण होगा उस तरीके का हम उत्तेजनाओं को क्या करेंगे, प्रकट करने का कोशिश करेंगे, ठीक, ताकि हमारा जो उत्तेजना को नियंत्रित करे, कंट्रोल करके रख सके। और जो वातावरण में जो भी उत्तेजनाएं उपस्थित हैं तो उनमें से मतलब कि किसी एक को उपयोग करके हम क्या करेंगे, अपना व्यवहार मतलब कि उस तरीके का हमको व्यवहार करना चाहिए या हमको उत्तेजनाओं को कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो ये हमको सिंपल सा दूसरे वाले में यही बताया गया कि हम अपने जो है उत्तेजनाओं को क्या करें, नियंत्रित करके रखें। स्टिमुलस को जो है हम क्या करें, नियंत्रित करके रखें, जिसको हम लोग उकसाना या उभारना के नाम से जानते हैं। तीसरा नंबर जो है, हमें
स्व के नियंत्रण की विधि बताया गया है वह है आत्म प्रोत्साहन या पुनर्बलन। अब यानी हम अपने सेल्फ को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे या उसको पुनर्बलन करेंगे। इसमें यह बताया गया है कि व्यक्ति को अपने वातावरण में उपस्थित उत्तेजनाओं के प्रति व्यवहार करने में या व्यवहार करने से दुख या सुख मिलता है। मतलब ये कहा गया है कि हम अगर मतलब कि जैसे उत्तेजना अभी पढ़े, उत्तेजना मतलब उकसाना या उभारना, तो हम जिस तरीके का कार्य करते हैं उत्तेजना के प्रति, मतलब हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हम ज़्यादा उकसा जाते हैं, उभर जाते हैं, तो हम काम को करते हैं। तो जब काम को करते हैं तो हमको सुख का कुछ अनुभव होता है, कभी कभी दुख का अनुभव होता है। तो इसमें बताया गया है कि जो काम हम अगर कर रहे हैं उससे हमको दुख होता है तो हम उस काम को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब भविष्य में उसको कभी नहीं करते हैं। लेकिन जिन उत्तेजनाओं के प्रति हम व्यवहार करने से हमें सुख का अनुभव होता है तो उसे हम बार बार करते हैं और अपने को इसके लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, आत्म प्रोत्साहन या आत्म पुनर्बलन की संज्ञा दी गई है। मतलब कि व्यक्ति अपने सेल्फ को प्रोत्साहित कब करता है, जब अपने वातावरण में जिस तरीके के काम करता है तो उससे अगर सुख का अनुभव होता है तो उसको बार बार करता है, और दुख का अनुभव होता है तो उसको नहीं करता है। तो बार बार जो काम को कर रहा है और उसको प्रोत्साहन मिल रहा है, सुख मिल रहा है, तो वही हमारा आत्म प्रोत्साहन कहला रहा है। तो ऐसा काम ही व्यक्ति करता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति अपने स्वयं की अवधारणाओं में क्या करता है, यथोचित परिवर्तन लाता है और उसे एक संगठित आकार देता है और इसे सुनिश्चित और दृढ़ बनाने का वो प्रयास करता है। तो यही हमारा जो आत्म प्रोत्साहन या आत्म पुनर्बलन कहलाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे चौथा नंबर स्वनियंत्रण की विधि को, तो वो है आत्मनिर्देशन है। आत्मनिर्देशन क्या है, तो इसमें बताया गया है कि इस विधि में व्यक्ति स्वयं से वार्तालाप जो है को एक क्रमिक रूप देता है। वह अपने स्वयं से जुड़ी धारणाओं, मनोभाव, संवेग एवं व्यवहार प्रणाली को एक व्यवस्थित रूप देकर इसमें यथोचित परिवर्तन लाकर उपयोग में लाने का प्रयास करता है। वह अपने व्यवहार को एक दिशा निर्देश देकर इसे दृढ़ कर आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाता है। तो व्यक्ति जो है आत्मनिर्देशन में क्या करता है कि इस विधि का उपयोग जो है स्वयं से वार्तालाप करता है व्यक्ति, या स्वयं से जुड़ी जो धारणाएं हो गए, जो इमोशन हो गए, जो उसके व्यवहार प्रणाली हो गए, उसको व्यवस्थित करने का ये कार्य करता है। मतलब खुद से वार्तालाप करेगा, हाँ हमें क्या करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, अगर गलत है तो उसको हम कैसे सुधारें। तो उसमें व्यक्ति क्या करता है, परिवर्तन लाता है। तो जब वो परिवर्तन करेगा, सही दिशा निर्देश अपनाएगा, तो उसमें जो क्या होगा, दृढ़ रूप से जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये हमारा आत्मनिर्देशन है। तो याद रखना है कि आत्मनिर्देशन, आत्म प्रकटन, ठीक, उसके बाद आत्मनियंत्रण, ये जितने भी तरह की विधियाँ थी ये हमारे क्या है, स्व को नियंत्रित करने की विधियाँ थी। तो ये विधियों को भी आप लोग याद रखना है। जैसे स्व के 7 पक्ष हैं, वैसे ही स्व के 4 विधियाँ थी नियंत्रित करने की, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। इससे भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, स्व के बाद व्यक्तित्व को जानेंगे। स्व हमारा जो वो कंप्लीट हो गया। स्व किसे कहेंगे, ठीक, स्व का प्रकार क्या है और स्व को नियंत्रित करने की विधियाँ क्या है, इस चीज़ को हम लोग जानें। ठीक, आप लोगों को स्व के बारे में समझ में आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग जो है व्यक्तित्व को देखेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनालिटी बोलेंगे, और ये पर्सोना शब्द से बना हुआ है। ठीक, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से जो है यह बना हुआ है, पर्सोना, ठीक ना। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नकली चेहरा। यहाँ पर देख रहे हैं ये इंसान का चेहरा है और इसका एक नकली मुखौटा या चेहरा भी है। तो व्यक्तित्व को हम लोग जो पर्सनालिटी शब्द है वो हमारा क्या बना है, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नकली चेहरा बताया गया है। ठीक, इसको मतलब कि ऐसा नकली चेहरा इसको कहा गया है। जैसे पहले के समय में लोग व्यक्तित्व को क्या करते थे, लोगों की सुंदरता को लेकर के बताते थे। जैसे कोई व्यक्ति अगर देखने में खूब आकर्षक का सुंदर है तो उसको अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति मान लिया जाता था। लेकिन जो व्यक्ति अगर देखने में बदसूरत है, खराब है, तो उसको लोग बोलते थे कि इसका पर्सनालिटी जो बढ़िया नहीं है। तो लोग शुरू शुरू में उसके मतलब कि उसको देख करके व्यक्ति को गोराई, उसके मतलब कि देख करके कि व्यक्ति देखने में अच्छा है, सुंदर है, तो सुंदर और सुंदरता और उसकी जो है मतलब कि कुरूपता को देख करके लोग पर्सनालिटी को जज करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। तो पर्सनालिटी क्या होता है इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे, जिसमें बताया गया सबसे पहले पर्सनालिटी के बारे में कि जो व्यक्तित्व है यानी पर्सनालिटी, वो क्या है, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। अभी मैंने आप लोग को यही बताया कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो लैटिन भाषा के किससे, तो पर्सोना शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, नकली चेहरा होता है। और शुरू शुरू में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप, जैसे देखने में कैसा है, गोरा या काला, लंबा या नाटा, मोटा या पतला है, से लगाया जाता था। लेकिन
लेकिन इसमें ये बताया गया कि जिस व्यक्ति का रूप जो आकर्षक होता था उसे अच्छा व्यक्तित्व तो कहते थे, परंतु मनोवैज्ञानिकों ने इस भ्रम को समाप्त कर दिया। मैंने आप लोग को अभी शुरू में ही बताया कि व्यक्तित्व जो शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसको नकली चेहरा माना जाता था या कहा जाता था। तो शुरू शुरू में व्यक्तित्व का अर्थ जो है ना बाह्य रूप से लोग जानते थे कि जो व्यक्तित्व है वो क्या है, लोगों के बाह्य स्वरूप से। अगर देखने में वो गोरा है, देखने में अगर काला है, देखने में अगर लंबा है, देखने में अगर नाटा है, मोटा है, पतला है, तो इस चीज से व्यक्तित्व को निर्धारित किया जाता था। तो अगर देखने में कोई व्यक्ति एकदम सुंदर है, खूबसूरत है, तो इसको अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति लोग कहते थे। और जो देखने में बहुत बदसूरत है, खराब है, तो उसको बुरा व्यक्तित्व वाला लोग बोलते थे। तो इस भ्रम को जो मनोवैज्ञानिक लोग आए तो क्या कर दिए, समाप्त कर दिए, दूर कर दिए। मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया कि व्यक्तित्व जो है वो मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक गुणों का महत्व बताया। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि व्यक्तित्व जो केवल बाह्य गुणों से संबंधित है, नहीं, व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक दोनों गुणों से संबंधित है। बाहरी जो देखने में वो कैसा है, आंतरिक वो भीतर के गुण उसके कैसे हैं, उन दोनों से व्यक्तित्व को उसने क्या किया, बताया। ठीक। और व्यक्तित्व के स्वरूप को ठीक से जानने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपने अनुसार व्यक्तित्व की जो है कई परिभाषाएं दी, तो जिसकी हम लोग को क्या करना है, चर्चा करना है। तो जिसमें पहला नंबर अगर हम परिभाषा देखेंगे तो किसका है, तो आल्पोर्ट जी का है। कहा जा रहा है कि नीचे कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं का एक एक कर वर्णन किया गया है। तो इसमें पहला नंबर जो है व्यक्तित्व का परिभाषा है वो क्या है, आल्पोर्ट का है। आल्पोर्ट जो है ये क्या कहते हैं, तो इनके अनुसार व्यक्तित्व का परिभाषा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जिसके द्वारा वह वातावरण के साथ विशिष्ट या अपूर्व अभियोजन निर्धारित करता है। यानी आल्पोर्ट ने बताया कि जो व्यक्तित्व पर्सनालिटी है वो व्यक्ति के क्या है, मनोदैहिक गुणों से संबंधित है। यानी मनोदैहिक मतलब होता है उसके जो भीतरी या बाहरी जो गुण है व्यक्ति का, ठीक, उससे क्या होता है कि ये व्यक्तित्व संबंधित है, जिससे वह अपने वातावरण में क्या करता है कि एडजस्टमेंट करता है, यानी विशिष्ट या अपूर्व रूप से अभियोजन लाने में सफल होता है। तो वही क्या है, व्यक्तित्व है। यानी आल्पोर्ट महाराज ने क्या कहा, तो उन्होंने व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक गुणों को लेकर के बताया कि अब व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक गुणों के गत्यात्मक संगठन यानी गतिशील संगठन से संबंधित है, जो वो अपने वातावरण में क्या करता है कि अभियोजन करने में, एडजस्टमेंट करने में सफल होता है। तो यही उसका क्या है, व्यक्तित्व है, आल्पोर्ट के अनुसार बताया गया। दूसरे अगर वैज्ञानिक की परिभाषा हम लोग देखेंगे तो दूसरे वैज्ञानिक जो है वो क्या है, सरमैन है। सरमैन की परिभाषा ये दिया गया कि व्यक्तित्व का विशिष्ट व्यवहार ही उसका व्यक्तित्व है। यानी सरमैन कह रहे हैं कि व्यक्ति जो विशेष रूप से व्यवहार कर रहा है, विशेष रूप से बिहेवियर रख रहा है, तो उसी को क्या कहा गया, पर्सनालिटी कहा गया, व्यक्तित्व कहा गया। और एम एल मन के अनुसार बताया गया है कि एम एल मन ने कहा कि व्यक्तित्व की परिभाषा कि व्यक्ति की संरचना, उसका व्यवहार, उसकी रुचि, उसकी मनोवृत्तियां, जो क्षमताएं हो गई उसकी योग्यताएं और अभिरुचियों के अत्यधिक विशिष्ट संगठन के रूप में की जाती है। यानी एम एल मन क्या किए, व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक दोनों गुणों को लेकर के बताएं। उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति का जो संरचना हो गया, ठीक, बनावट, जैसे बनावट हमारा बाहरी रूप सही ना है कि हम लंबा है कि मोटा है कि पतला है कि गोरा है कि काला है, तो हमारा ये संरचना हो गया। तो हमारी जो संरचना है बाह्य रूप, फिर हमारा बिहेवियर, हमारे इंटरेस्ट हो गया, हमारी इफिशियंसी, क्षमताएं हो गई, योग्यताएं, उन सभी का जो विशिष्ट संगठन होगा वो एम एल मन के अनुसार बताया गया कि वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। तो पर्सनालिटी हमारा जो याद रखना है कि बाह्य और आंतरिक दोनों गुणों से संबंधित होता है। बाहरी भी गुण हो हमारे अंदर और भीतरी भी हो, तो दोनों से यह संबंधित होता है। और ये किस शब्द से बना है, तो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। आप लोग जरूर याद रखिएगा कि लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नकली चेहरा। ठीक, तो ये हमारा जो व्यक्तित्व था। आगे हम लोग जो है व्यक्तित्व के सिद्धांत को हम लोग देखेंगे कि व्यक्तित्व के सिद्धांत कौन कौन से हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने कौन से सिद्धांत दिए, उसको हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। अभी आज के सेशन में हम लोग जो है स्व और व्यक्तित्व को पढ़ें, इसको आप लोग जरूर रिवाइज कीजिएगा और अपने कॉपी में इन सारे टॉपिकों को जरूर नोट कीजिएगा। बाकी आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।